दोस्तों, अब मैं आपको मेरे अपने एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन में आश्चर्य कुछ घटनाएं आपसे शेयर करूंगा जो शायद आपको मदद करे आगे। ये मेरे एक्सपीरियंस मेरे शुरू के जीवन में कंस्ट्रक्शन में और बाद तक 3-4 घटनाएं हैं जो कि मैं समझता हूँ आपसे शेयर करना ज़रूरी है ताकि आपको अनुभव हो कि इस स्थिति में आप किस तरह से अपना प्रॉब्लम टैकल करें, कैसे आगे बढ़ें और कैसे ज़्यादा कुछ नुकसान ना होते हुए स्ट्रक्चर को बचाएं। तो मैं पहले आपको एक चिमनी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। ये चिमनी करीब 100 मीटर की आरसीसी स्ट्रक्चर थी। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था स्लिप फॉर्म शटरिंग से। स्लिप फॉर्म शटरिंग आप जानते होंगे। इसमें शटर को जैक द्वारा लिफ्ट किया जाता है और नॉर्मली ये शटरिंग करीब 2 मीटर की होती है। इसका मतलब कि एक एक लिफ्ट 2 मीटर की कास्टिंग होती है और फिर शटरिंग को ऊपर लाया जाता है, फिर अगला लिफ्ट कास्टिंग किया जाता है। तो जब यह पर्टिकुलर चिमनी में 90 मीटर लेवल पर कास्टिंग होना था, तब पता लगा कि 80 मीटर में जो कास्टिंग हुई है उसका कंक्रीट क्यूब फेल कर गया है, मतलब उसका स्ट्रेंथ फेल कर गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये उस समय है जब 90 मीटर में कास्टिंग होना है और 80 मीटर का जो लिफ्ट है उसका स्ट्रेंथ फेल कर गया है। इस हालत में सारे इंजीनियर्स एक साथ बैठे, डिज़ाइन इंजीनियर को साथ में लिए और फिर आगे सोचे कि कैसे हो सकता है। अब ये तो हो नहीं सकता है कि 80 से 90 मीटर तक पूरे चिमनी का कास्टिंग तोड़ दिया जाए और फिर से किया जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी नुकसान है, काफ़ी समय की बर्बादी है और होना भी दिक्कत वाली बात है। बाद में ये सलाह किया गया कि जिस लिफ्ट में ये स्ट्रेंथ फेल कर गया है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फेल कर गया है, उसको हम 8 सेगमेंट में बांटेंगे वर्टिकली। 8 सेगमेंट बांटने के बाद ऑल्टरनेट सेगमेंट को जो कंक्रीट है उसको तोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब कि ऑल्टरनेट सेगमेंट में अगर कंक्रीट तोड़ दिया गया तो उसके ऑल्टरनेट कंक्रीट रहेगा और कलम के तौर पर एक्ट करेगा और ये कलम आगे का 10 मीटर का लोड ले सकेगा। ये निर्णय होने के बाद जो पहला 4 सेगमेंट का कंक्रीट तोड़ा गया था उसमें दोबारा रिच कंक्रीट से भरा गया और उसको करीब 7 दिन के लिए क्योरिंग के साथ छोड़ दिया गया। अब जो बैलेंस 4 सेगमेंट जहां पुराना कंक्रीट था उसको तोड़ा गया। उसको तोड़ने के बाद उसमें शटरिंग लगा करके नया कंक्रीट, रिच कंक्रीट भरा गया और इस तरह से वो पर्टिकुलर लिफ्ट को रिच कंक्रीट से, फ्रेश कंक्रीट से भरा गया। अब इसकी जो स्ट्रेंथ बाद में देखा गया वो रिक्वायर स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा था। इसका मतलब है कि जब इन परिस्थितियों में इंजीनियर को सोचना है कि क्या क्या उपाय है जिससे हम समय और पैसा दोनों बचा सके।
तो ये सोचने के बाद ये पर्टिकुलर केस में इंजीनियर्स, साइट इंजीनियर्स, डिज़ाइनर बैठ करके ये ऑल्टरनेट मेथड सोचा गया और ये सक्सेसफुल रहा। ये मेरे ज़िंदगी में एक अद्भुत अनुभव है। अब मैं आपको एक दूसरा एक्सपीरियंस की बात करूं। एक स्टील प्लांट में पाइपलाइन का काम हो रहा था। ये पाइपलाइन के काम में फाउंडेशन इंडिपेंडेंट था, लार्ज साइज फाउंडेशन था, करीब 4 मीटर बाय 4 मीटर, डेप्थ करीब 4 मीटर। तो आप समझ सकते हो कि यह कितना भारी फाउंडेशन था। इस फाउंडेशन के ऊपर पेडेस्टल कास्ट किया जाता था और पेडेस्टल के ऊपर एंकर से पाइप का सपोर्ट बनता था। ये स्टील पाइप्स थे और इसका डायमीटर करीब 3 मीटर था, मतलब काफ़ी वजनदार पाइप था और इस पाइप का लोड सीधे फाउंडेशन पर जाता था। इस तरह के करीब 100 फाउंडेशन थे, क्योंकि प्लांट के एक तरफ से दूसरे तरफ पाइप को जाने के लिए यही फाउंडेशन के सहारे आगे ले गया गया। अब आप देखिए कि हर एक फाउंडेशन का अपना एक एक्सिस होता है जो पहले से तय होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपने जगह पर होना चाहिए ताकि पाइप बैठाते समय कोई दिक्कत नहीं हो। एक पर्टिकुलर केस जिसका मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें देखा गया कि एक फाउंडेशन का एक्सिस रिवर्स हो गया। इसका मतलब एक्स एक्सिस के जगह पर वाई आ गया और वाई एक्सिस के जगह पर एक्स आ गया। ये एक चिंता का विषय हुआ पूरे टीम को और फिर इसमें सोचा गया कि आगे क्या हो सकता है। तरीका ये है, पूरे फाउंडेशन को निकाल दो, दोबारा करो सही एक्सिस पर, या और दूसरे कोई उपाय। 2 दिन लगे इस पर सोचने में और फिर उपाय निकाला गया। ये तरीका निकाला गया कि इस फाउंडेशन में तब तक एक्सकैवेटेड एरिया में फिलिंग नहीं किया गया था, अर्थात फाउंडेशन अपने जगह पर था, बाकी जगह क्लियर था, कोई मिट्टी नहीं था अप टू ग्राउंड लेवल। तो ये तय किया गया कि इस फाउंडेशन को लैटरल मूवमेंट दे करके एक्सिस चेंज करेंगे। जब ये लैटरल मूवमेंट देंगे, इसका 90 डिग्री एक्स एक्सिस अपने जगह पर आ जाएगी और वाई एक्सिस अपने जगह पर आ जाएगी। ये तरीके के लिए ये सोचा गया कि इस फाउंडेशन को वायर रोप से टाई किया जाए और उस वायर रोप को एक क्रेन के द्वारा टाई किया गया और फिर इस फाउंडेशन को लैटरल मूवमेंट कराया गया और किसी हालत में वर्टिकल मूवमेंट नहीं किया गया, क्योंकि लैटरल मूवमेंट में ये पीसीसी के साथ जो फाउंडेशन के नीचे रहते हैं, हम कहते हैं मड मैट, उसके साथ जो है पूरा फाउंडेशन लैटरल मूवमेंट में एक्सिस चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वर्टिकल मूवमेंट हुआ तब उसको फिर रखने से जो ग्राउंड सॉइल है उसमें इफेक्ट हो सकता है। अब क्या हुआ, ये वायर रोप को क्रेन से लगाया गया। क्रेन के बूम आस्ते आस्ते 90 डिग्री पर लैटरल मूवमेंट के लिए घुमाया गया। फाउंडेशन आस्ते 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 अपने एक्सिस पर आ गया। ये जब सोचा गया था
तब ये दिमाग में रखा गया था कि फाउंडेशन ऑलरेडी अपना लोड मदर सॉइल पर दे चुका है, इसीलिए मदर सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करके अगर पूरा फाउंडेशन 90 डिग्री पर दिया जाए तो फाउंडेशन में स्ट्रक्चरल इफेक्ट कुछ नहीं होगा और फाउंडेशन भी अपने जगह पर आ जाएगा। ये एक्सपीरियंस एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने यंग लाइफ में देखा और मैं चकित रह गया कि क्या क्या सोच निकल सकता है, क्या क्या हो सकता है और किस तरह से आप समय और पैसा दोनों बचा सकते हो। अब मैं एक तीसरा इंसिडेंट का बात करूंगा। ये तीसरा इंसिडेंट है एक हैंगर, आप हैंगर समझते हो, जहां पर एरोप्लेन की मरम्मत होती है। वो हैंगर काफ़ी ऊंचा होता है और उसका फ्लोर काफ़ी हेवी होता है। जब ये हैंगर कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय ये डिज़ाइन लिया गया था कि इस हैंगर में बोइंग की रिपेयर होगी, बोइंग प्लेन की रिपेयर होगी और एक साथ 2 प्लेन अंदर जा सकता है ताकि 2 प्लेन का रिपेयर एक साथ हो सके। ये अपने प्रोग्राम पर चल रहा था, यहाँ तक कि नीचे का जो फ्लोर जो बहुत हेवी होता है और उसमें आरसीसी छोड़ के बाकी भी मटेरियल रहता है आरसीसी के नीचे ताकि प्लेन के लोड ले सके, और ऊपर से ऑयल प्रोटेक्टिव कोटिंग किया जाता है क्योंकि ये रिपेयर होते वक्त जो तेल वगैरह गिरेगा वो फाउंडेशन तक नहीं जाएगा और फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करके रखेगा ये ऑयल प्रोटेक्टिव लेयर। ये फाउंडेशन जो फ्लोर के थे ये करीब 400 मिलीमीटर की थी। जब ये कास्ट हो गया और बाकी काम चलने लगा, उसके दौरान जो अथॉरिटी हैं जिनके लिए ये हैंगर बन रहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नया चीज़ सोचा है और वो ये है कि जो साइज़ है बोइंग 747 रिपेयर हो सकता है और ये बोइंग 737 से हेवी होते हैं और इसके लोड के मुताबिक फ्लोर होना चाहिए। ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। तब हमें बताया गया कि इस फ्लोर को और 200 mm मतलब 200 mm और ऊंचा करना है। अब आप सोचिए जो कंक्रीट हो चुका है करीब 2 महीने पहले, उस पर फिर 200 mm नया कंक्रीट डालना ये तो नामुमकिन है क्योंकि ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट में कोल्ड जॉइंट आएगा और किसी हालत में फ्रेश कंक्रीट या न्यू कंक्रीट लोड नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा पुराने कंक्रीट में। अब इसमें एक नया टेक्नोलॉजी लाया गया। ये टेक्नोलॉजी उस समय भारत में नया नया शुरू हुआ था। वो है प्रोसेस फॉर कंक्रीटिंग ओवर ओल्ड कंक्रीटिंग, मतलब फ्रेश कंक्रीट नीचे पुराना कंक्रीट के ऊपर डालना। इसके लिए इस्तेमाल हुआ सिलिकॉन बेस्ड कंक्रीट, सिलिका मिक्स किया हुआ कंक्रीट जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ लेते हैं, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हैं और उसको इस्तेमाल करने पर वो सीधा जा कर के अपना लोड ट्रांसफ़र कर सकता है पुराने कंक्रीट पर।
मतलब जो कंक्रीट हो चुका है। इस प्रोसेस में पहले पुराने कंक्रीट के ऊपर एक लेयर एपॉक्सी पेंट किया गया। वो स्पेसिफाइड एपॉक्सी पेंट था। वो पेंट होता गया और उस पर ये सिलिका बेस कंक्रीट कास्ट होता रहा। ये जब ख़त्म हुआ तब देखा गया कि जो कोर टेस्ट किया गया, नए और पुराने कंक्रीट दोनों के आपस में देखा गया कि इसके बॉन्डिंग परफेक्ट आया है, इसका स्ट्रेंथ परफेक्ट आया है और कोई भी इसमें कमी नहीं है। इट वॉज ए वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, जिसके चलते नया टेक्नोलॉजी, ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट का होना ये हमारे जानकारी में आया। ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब मैं आगे आपको और एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में, आप विंड एनर्जी जानते होंगे, जिसमें विंड के द्वारा रोटर घुमाया जाता है और मोटर चलते हैं और पावर जनरेट करते हैं। आजकल वो रोटर 3 मेगावाट कैपेसिटी के एक हो गए हैं। अब ये 3 मेगावाट कैपेसिटी के रोटर का फाउंडेशन भी हेवी होना है। ये फाउंडेशन करीब मान लीजिए 25 मीटर डायमीटर के और 5 मीटर डेप्थ के सर्कुलर फाउंडेशन होते हैं। इस सर्कुलर फाउंडेशन में हेवी कंक्रीट फाउंडेशन होते हैं और कंक्रीट के ऊपर बोल्ट्स लगाए जाते हैं जिस पर रोटर का पेडेस्टल बैठ सके। इसका मतलब पूरा लोड ये फाउंडेशन पर आएगा, जो कि ऊपर वाले पंखे, उसका जो पेडेस्टल ट्यूब और वो लोड इंक्लूडिंग विंड लोड एट्सेट्रा सब का जिक्र करना ज़रूरी है, जो कि ट्रांसफ़र होता है सीधा फाउंडेशन पर। ये काफ़ी रिच कंक्रीट फाउंडेशन था। अब इसमें जब एक के बाद एक फाउंडेशन शुरू हुआ तो 5th फाउंडेशन जो था उसका सुबह का प्रोग्राम था चालू करने का, और सुबह में चालू हुआ। बैचिंग प्लांट से कंक्रीट आते हैं। वो बैचिंग प्लांट करीब 60 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है। बैचिंग प्लांट में सारे मटेरियल मौजूद हैं। बैचिंग प्लांट में जेसीबी मौजूद है मटेरियल हैंडलिंग के लिए, और सारे इंतज़ाम, पावर, वाटर, सब कुछ। ट्रांजिट मिक्सर से कंक्रीट को फाउंडेशन के पास लाया जाता है और पंप के द्वारा फाउंडेशन को भरा जाता है। कंक्रीट पंप आप जानते होंगे, ये इस्तेमाल होते हैं, अक्सर इस्तेमाल होते हैं बड़े फाउंडेशन में। तो ये सारे मौजूद थे, कंक्रीट भी चालू हुए। लेकिन 300 क्यूबिक मीटर टोटल कंक्रीट में जब करीब 80 क्यूबिक मीटर भरा गया, उसके बाद बैचिंग प्लांट बंद हो गया। बहुत मेहनत किया गया, मैकेनिक लोग लगे रहे, लेकिन बैचिंग प्लांट बन नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि 300 क्यूबिक मीटर में 80 क्यूबिक मीटर जो कंक्रीट भरा गया था वो कोल्ड हो गया, बाद में वो सख्त हो गया, ठोस हो गया और बाकी कंक्रीट हो नहीं पाया। ये एक बहुत बड़ा समस्या था साइट इंजीनियर्स के लिए। ये आपको एक दिशा में ले जाता है कि ये क्यों हुआ, क्या ये अवॉइड हो सकता था? जी, अवॉइड हो सकता था। जो कमी था उसका मैं जिक्र करूंगा। ये भारी फाउंडेशन जब बहुत सारे होने हैं
तब ये इंश्योर करना है कि आपके सारे मेजर इक्विपमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, बैचिंग प्लांट, जेसीबी, कंक्रीट पंप, ट्रांजिट मिक्सर, इसका ऑलवेज स्टैंड बाय रखना चाहिए। स्टैंड बाय मतलब एटलीस्ट सेकंड पीस रहना चाहिए। ट्रांजिट मिक्सर तो खैर 2 में होता नहीं है क्योंकि इसको डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ता है। तो अगर ट्रांजिट मिक्सर ज़रूरत है 5, तो उसके जगह पर ट्रांजिट मिक्सर कम से कम 8 होना चाहिए। बैचिंग प्लांट 2 होना चाहिए, जेसीबी कम से कम 3 होना चाहिए, कंक्रीट पंप कम से कम 2 होना चाहिए। ये सारे व्यवस्था होने के बाद ही ये फाउंडेशन शुरू करना चाहिए था। ताकि बैचिंग प्लांट एक ही था, इसलिए ये फाउंडेशन पूरा नहीं हो पाया और इसे दोबारा करने पड़ा। इस दोबारा करने का नतीजा क्या हुआ? जो 80 क्यूब मीटर कंक्रीट बना था वो बेकार हो गया, जो लेबर मेहनत लगे थे वो बेकार हो गया, जो पैसा लगा था वो बेकार हो गया। इस कंक्रीट को बाद में तोड़ने में भी बहुत परेशानी आई थी क्योंकि इतने रिच कंक्रीट को तोड़ना, जो कि M35 था, इसको तोड़ना बहुत इजी बात था नहीं। तो इसमें काफ़ी समय लगे और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 35 फाउंडेशन में जब करीब 28 हो गया तब जा कर के ये कंक्रीट यहाँ पर साफ किया गया और उस फाउंडेशन को बनाया गया। मेरा कहना है कि आप जब भी साइट में काम करें, इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ क्या कमी है, उस पर नज़र रखें ताकि आपको प्रोजेक्ट करते वक्त आपको कोई कठिनाइयाँ नहीं हो। जैसे आप अगर पावर लिए हैं स्टेट के ग्रिड से, पावर फेल हो सकता है, तो उसके जगह पर आपको जनरेटर्स रखना है। बैचिंग प्लांट का मैंने जिक्र कर दिया, पंप का मैंने जिक्र कर दिया। अब मान लीजिए कि वाटर का एक ही सोर्स है, पानी का एक ही सोर्स है, अगर वो सोर्स बंद हो गया तब, इसलिए आपको ऑल्टरनेट सोर्स वाटर का भी रखना है। ये सारे बात मैंने इसलिए किया कि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज़ ज़रूर सही लगा कि ये सारे जो हमने 4 आइटम बताया, इसमें से हम निष्कर्ष निकालें कि इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि ऑल्टरनेट मेथड समय पैसा बचाने का, वो मैंने जान लिया पहले 3 एग्जाम्पल में। आखिरी वाला में जाना कि मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए ताकि आपको आगे जा कर के परेशानी नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी देकर मैं ज़रूर हेल्प किया हूँ कि ताकि आगे चलकर ऐसे सिचुएशन में आप खुद टैकल कर सकें। मेरे शुभकामनाएं आपके साथ। आप अच्छे रहें, खुश रहें।